हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? तो आज का लेक्चर हमारा सीपीआर के ऊपर ही होने वाला है। तो इसको कहीं तक डिटेल्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, आप बने रहें। व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर क्या होता है, क्यों क्यों देना इसको आवश्यक होता है? इससे बेसिकली जान बचाई जा सकती है पेशेंट की। कोई अगर आखिरी आखिरी मौत से जैसे लड़ रहा है कहते हैं, तो इससे जान बचाई जा सकती है। ठीक है, किसी किसी की। तो ये बेसिकली दो जगह दिया जाता है, एक तो अंदर हॉस्पिटल में और बाहर भी दिया जाता है। ठीक है, तो बाहर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि उस समय ना आपके पास कोई भी मशीन होती है, ना कोई मेडिसिन होती है। वो सडनली अचानक से देना पड़ता है, जैसे किसी का लाइव आपके सामने एक्सीडेंट हो गया है, कोई जैसे अचानक से पानी में डूब गया है, और या फिर कहीं आग वगैरह लगी है, उसमें कोई दिक्कत हो गई, जैसे उसमें जल रहा है, तो उसको सीपीआर, उसको उसी समय बचाना, उसको बोलते हैं बीएलएस। मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है वो। ठीक है, और ये आता है बीएलएस मतलब होता है जैसे आपने हॉस्पिटल में लिया। ठीक है, तो उसी का लेक्चर हम डिटेल्ड बताने जा रहे हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ। तो आज का लेक्चर है सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? ठीक है, इसमें आपको हम बता रहे हैं। जैसे सीपीआर, इसकी आप फुल फॉर्म से ही आप पता लगा लेंगे। ठीक है, जैसे कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी रेसिसाइटेशन। ठीक है, तो जैसे को डिफाइन है, कार्डियो मीन होता है हार्ट। ठीक है, पल्मोनरी मीन होता है यहाँ पे जैसे आपके लंग्स आ गए। ठीक है, जैसे लंग से राइट एट्रियम, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी जैसे इसका लंग्स हो गया, तो ऐसा ही मतलब होता है सेविंग लाइफ, या एक तरह से बोल सकते हैं आप लाइफ को प्रिजर्व करके रखना। जब तक कोई एम्बुलेंस या फिर कोई मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, तब तक लाइफ को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। ठीक, तो इसका है जैसे थ्योरी है, तो आप देख सकते हैं कि कार्डियोपल्मोनरी रेसन ये अंदर आता है, जैसे आप हॉस्पिटल में लेंगे इसको सीपीआर को अगर आप हॉस्पिटल में देंगे, या फिर आउट ऑफ हॉस्पिटल, अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल देंगे तब चल लेंगे। जैसे ये बेसिकली सीपीआर इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल में भी होता है, और बाहर ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर कोई भी मेडिसिन बिना मेडिसिन के और बिना इक्विपमेंट से करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में तो सभी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे आपने आउट ऑफ हॉस्पिटल किया, तो ये आ जाएगा आपका बीएलएस में। ठीक है, अगर आपने इनसाइड द हॉस्पिटल किया, यही सीपीआर, तो एसीएलएस में आ जाएगा। ठीक है, एसीएलएस। तो बीएलएस का फुल फॉर्म होता है बीएलएस, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। और एसीएलएस मीन होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट।
एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट इसका होता है ACLS। जब आप किसी हॉस्पिटल में अंदर देंगे और हॉस्पिटल के बाहर देंगे तो BLS, यही फर्स्ट एड में आएगा आपका। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक, तो इसके दो टाइप हो गए हैं। ठीक है, सीपीआर के दो टाइप हो गए। अगर हॉस्पिटल के लिए पूछा जाएगा तो ACLS में ACLS। ठीक, और अगर हॉस्पिटल के बाहर जैसे आप दे रहे हैं सडनली तो आपका आ जाएगा BLS में, क्योंकि उस समय कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह आपके पास में प्रेजेंट नहीं होती, तो इसीलिए उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा गया है। ये फर्स्ट एड के अंदर ही आता है। ठीक, तो अब है जैसे इट इज, ये प्रोसेस क्या होता है पूरा, जैसी थ्योरी बनेगी। इट इज इट इज ए लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं। इक्विपमेंट्स एक ही बात होती है, मेंट्स आर्टिकल्स आर्टिकल्स या मेडिसिन्स, विदाउट मेडिसिन्स के भी। ठीक, तो इसकी यही बनेगी कि सिंगल सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स, जो हमने पहले बताया था BLS में। जैसे कि BLS में क्या है, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स तो आपके पास रहेंगे नहीं, तो उस समय आपको अपने हाथों से CPR बेसिकली करना पड़ता है, वो जो आगे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप्स हो गए। स्टेप्स में क्या रहेगा, जैसे स्टेप ऑफ CPR। तो पेशेंट को पहले तो स्टेप रहेगा कि पेशेंट को सही जगह पे लेटाना है आपको, सीन सेफ्टी में। पेशेंट जैसे अब आप पड़ा है बीच रोड पे, एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय हो सकता है कि रेस्क्यूअर को ही दिक्कत हो जाए, उसको दोबारा से टक्कर लग जाए, उसका जो पेशेंट है उसको दोबारा से टक्कर लग जाए, जो विक्टिम्स रहेगा उसके टक्कर दोबारा से लग जाए। तो इसलिए पेशेंट को आपको उठा के कहीं सही जगह पे रख देना है, इसी को बोला गया सीन सेफ्टी। पहले सबसे पहले पेशेंट को आप देखोगे। ठीक, तो उसके बाद में रोड चल रही है, एक्सीडेंट अचानक से लगा है, लाइव एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, तो आपको CPR देना भी आता है, तो आपको उठा के कहीं सही सुरक्षित जगह पे रख देना है, तो इसी को बोला जाता है सीन सेफ्टी। ठीक है, पहला आता है स्टेप आपका। स्टेप में देखो दिया, ले अ पर्सन ऑन द बैक ऑन देयर एयरवे। तो प्रोसेस एयरवे हो गए। तो पहला स्टेप आपका है, स्टेप में है पहला सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी में आपको क्या करना है, प्लेस
द पेशेंट इन सेफ प्लेस वेयर देयर इज नो harm to victim as rescuer। ठीक है, रेस्क्यूअर। तो इसमें यही कहा गया है जो हम अभी आपको बता चुके हैं कि प्लेस, पेशेंट को प्लेस करना है कहाँ पे, जैसे सेफ जगह है, बिल्कुल सेफ। ठीक है, वेयर नो हार्म, कोई हार्मफुल ना हो, जैसे कि कहीं बोला गया कि दोबारा से जैसे टक्कर नहीं जाए बीच रोड पे, आपको सीपीआर नहीं देना है, कहीं सही जगह पे रख के ही देना है। जैसे कहीं आग लगी है, उस आग से बच के आपको दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करके पेशेंट को, तभी आपको सीपीआर देना है। ठीक, और विक्टिम और रेस्क्यूअर को भी, बचाने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इसमें बस यही पॉइंट है एक सीन सेफ्टी में। अब नेक्स्ट है चेक रेस्पॉन्स। अब चेक रेस्पॉन्स में क्या करना है आपको, चेक रेस्पॉन्स में मतलब होता है कि पेशेंट किस हालत में पड़ा है। हो सकता है उसने कोई ड्रग्स लिया हो, अल्कोहल लिया हो। जैसे आप क्या करोगे कि जाके उसको बोल रहे हो हेलो क्या हुआ, हेलो क्या हुआ, तो उसमें क्या रहेगा कि वो तो ड्रग्स लिया है, ड्रग्स की वजह से बेहोश पड़ा है, तो उसको आपको नहीं बचाना है। जब वो ड्रग्स लिया है, वो तो थोड़े ना, ड्रग्स का नशा जब खत्म होगा तो अपने आप से वो फिर से सेफ हो जाएगा। ठीक, तो ड्रग्स वाला पेशेंट, सॉरी पेशेंट नहीं, जो ड्रग्स वाला रहेगा उसको नहीं छेड़ना। जैसे टक्कर लग गई है, पता लगे ड्रग्स में, वो आपको ही पकड़ लिया, ठीक है, इसलिए बच के रहना है उसको। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह है, उसी को देखना है, तो उसमें रेस्पॉन्स देखना है। ठीक है, रेस्पॉन्स में क्या देखना है कि उसको, रेस्पॉन्स में ये देखना है कि पेशेंट के यहाँ पे आपको थपथपाना है, ना कि एब्डोमेन रीजन पे, ना कि फेस रीजन पे, क्योंकि एब्डोमेन रीजन में हो सकता है उसकी इंटेस्टाइन वगैरह, एनी अदर ऑर्गन भी, जैसे लंग्स वगैरह कोई इन्फेक्टेड है, हो सकता है आप उसको सब थपथपा आ रहे हैं, तो थपथपाने से और भी डैमेज हो जाए, इसलिए आपको यहाँ तेजी से थपथपाना है। या फिर पेशेंट ज़्यादा अनकॉन्शियस लग रहा है, तो आप ये भी एक यहाँ से यहाँ पे आंखों को भी जैसे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है इसका चेक, दूसरा है ऑन चेक रेस्पॉन्स। चेक रेस्पॉन्स में आपको क्या करना है कि टैपिंग शोल्डर, इसमें पहला पॉइंट बनेगा टैपिंग शोल्डर। शोल्डर को टैप करना है आपको 3 बार। हेलो आप ठीक हैं, हेलो आप ठीक हैं, ये भी कहते हैं, कह सकते हैं अगर पढ़ा लिखा कोई लग रहा है तो। अगर जैसे गांव से लग रहा है तो आप उसको इंग्लिश बोलेंगे तो नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसको जैसे एज के हिसाब से, अंकल जी आप ठीक हैं, बाबा जी आप ठीक हैं, जो भी चाचा जी आप ठीक हैं, भैया आप ठीक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टैपिंग शोल्डर में एक पॉइंट ये बनेगा चेक द रेस्पॉन्स में। ठीक है, दूसरा है चेक ब्रीथिंग। चेक ब्रीथिंग, उसकी सांस को चेक करना है फील करके। ठीक है, तो उसमें सांस में आपको क्या करना है, ब्रीथिंग में, चेक रेस्पॉन्स में
लुक, कोमा, लिसन, लिसन और फील, फील। लुक में क्या करना है आपको, लुक में इसमें करना है आपको कि जो पेशेंट है आपका, चेस्ट है जो अप डाउन, अप कॉमा डाउन कर रहा है या नहीं कर रहा है। पता लगे आप फालतू में लगे हैं, उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, वो तो डेड हो चुका है, ठीक है, इसलिए। और लिस्ट में क्या करता है, लुक में, सॉरी लिसन में करना आपको पेशेंट के अपना जो ईयर है, ईयर चेस्ट पे रख के फील कर सकते हैं, ठीक है, चेस्ट पे रख के, या फिर और भी तरीका, नोज के पास, जैसे नोज के पास टू फिंगर, टू फिंगर से भी फील कर सकते हैं, ठीक है। अब एक फील, इसमें फील में भी वही नोज के पास यही है, सेम है, नोज, नोज पास दी नोज टू फिंगर, फिंगर, फिंगर फील्स, ठीक है। इसमें दो फिंगर को ले जाके ऐसे एयर आ रही है या नहीं आ रही, इससे आप इसको फील करना है, ठीक है। चाहे आप स्टेथो रहेगा नहीं, तो बिना स्टेथो के आपको देखना है कि यहाँ पे ईयर लगा के भी सुन सकते हैं उसकी, ठीक है, ब्रीथिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब है चेक पल्स, आपको या फिर पल्स भी चेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यानी चेक पल्स। चेक पल्स, ठीक। तो इसमें आपको पल्स चेक करनी है, ठीक है। अब पल्स कहाँ से चेक करोगे, आरटी से करोगे बेसिकली, बेन से तो करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आरटी का प्रेशर ज़्यादा रहता है बेन से। तो आपको किस किस जगह पे फील करना है, एज के हिसाब से इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। चेक पल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पेशेंट एज, ठीक है, उसको पेशेंट के एज के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफाइड किया गया एज के हिसाब से, जैसे अडल्ट को कहाँ चेक करनी है, और बच्चा है जैसे कोई बेबी है उसको कहाँ चेक करनी है, किस आरटी में, और जैसे आपका इन्फेंट्स हो गया, न्यू बॉर्न बेबी हो गया, उसको कहाँ पे फील करना, मतलब चेक करना पकड़ के। तो चेक पल्स में है जैसे अडल्ट, अडल्ट के, फिर है बेबी के, ठीक है, लाइक मोर देन 2 ईयर टू 10 ईयर, 10-12 ईयर तक टिल। तो इन्फेंट, इन्फेंट्स मतलब न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है, बच्चा जैसे लेस देन 1 ईयर का होगा तब, तब कहाँ करेंगे, तो अडल्ट में चेक करेंगे आप, ऑलवेज चेक द पल्स इन अडल्ट कैरोटिड आर्टरी। अब ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है,
जैसे कैरोटिड आर्टरी, ये एडम्स एप्पल है आपका, ठीक है, यहाँ ये वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो इसके जस्ट जस्ट ये मेरा है लेफ्ट एंड ये है राइट। तो एडम्स एप्पल के जस्ट इधर जाके यहाँ हल्का सा खड्डा सा मिलेगा आपको, तो वहीं आपको फील करना, बहुत ये बहुत तेजी से धड़कती है, ठीक है। जो कैरोटिड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ चेक कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, अडल्ट के लिए। तो कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी राइट एस लेफ्ट, बोथ साइड चेक, ठीक है। अब जैसे एडम्स एप्पल के, ठीक है, सामने एडम्स एप्पल, एडम्स ठीक है, कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी जो कि एडम्स एप्पल में करनी है, के पीछे जस्ट इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड, ठीक है। अब बेबी में कहाँ चेक करोगे? जैसे बेबी का होता है फीमोरल पल्स और कैरोटिड पल्स। अब फीमोरल कहाँ होती है? फीमोरल फीमोरल एंड कैरोटिड। कैरोटिड तो वही सेम हो गई, जैसे बताया था अभी हम आपको कि एडम्स एप्पल के लेफ्ट या राइट दोनों तरफ भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, एडम्स एप्पल के। और जो फीमोरल फीमोरल आर्टरी हो गई आपकी, ये पेल्विक पेल्विक रीजन में, पेल्विक जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं आपके, उसके राइट इधर भी लेफ्ट या राइट दोनों तरफ होती है। तो वहां से भी जैसे एबीजी जब जाना है CO2 को चेक करने के लिए जाता है, ब्लड ग्रुप CO2 को चेक करने के लिए उसी से निकालते हैं बेसिकली। तो इसको फीमोरल आर्टरी से करते हैं, ठीक है, फीमोरल एंड कैरोटिड आर्टरी। अब इन्फेंट्स, अब आ गई छोटे बच्चों की बात। तो छोटे बच्चों को कहाँ करते हैं? जैसे इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में बेसिकली ये लेस देन 1 ईयर के होंगे, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर के बच्चे होंगे, सॉरी ईयर्स लिख गया, लेस देन 1 ईयर। तो इनको कैरोटिड में कर नहीं सकते, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है जब, उसकी नेक, तो नेक पार्ट रहता है बहुत स्मॉल रहता है साइज में, और फैटी भी रहता है, ठीक है। तो उसके कैरोटिड सही से फील नहीं कर सकते आप फैटी की वजह से। तो उसके लिए चेक करेंगे जैसे ब्रेंकियल आर्टरी। अब ब्रेंकियल आर्टरी कहाँ होती है? ब्रेंकियल आर्टरी मेरी यहाँ पे होती है, जैसे ये रही, ठीक है, ये ब्रेंकियल आर्टरी रही, ठीक। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न वो बेबी को करेंगे जो कि लेस देन 1 ईयर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे चेक ब्रेंकियल ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेंकियल आर्टरी। अब है एक नोटेड पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आप चेक कितने सेकंड तक करेंगे। अब पेशेंट के पास समय है बचने का 2 मिनट या 3 मिनट का ही, अब आप उसमें 3 मिनट तक यही क्या नाम है पल्स चेक कर रहे हैं, तो पल्स चेक करते रह जाएंगे तब तक पेशेंट निकल लेगा। तो इसलिए इसको 10 सेकंड के लिए करते हैं, ठीक है, 10 सेकंड के लिए चेक करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मिनट बना के अपने हिसाब से काउंट कर लेंगे उसको, ठीक है। जैसे 6 सेकंड में भी कर सकते हैं, 6 को फिर 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 10 सेकंड को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट का, ठीक है। ऐसे करके टाइम बचाने के लिए आपको कुछ जल्दी से करना रहता है उस स्थिति इमरजेंसी कंडीशन में। तो ऑलवेज
always pulse the pulse check for not more than 10 सेकेंड। ठीक है, आप इसको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करेंगे, ये काउंट ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मतलब। तो अभी हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप है कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, अब आपने चेक कर लिया सब कुछ पेशेंट ठीक है, बच सकता है, तो उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प में क्या करना है आपको, जो भी इमरजेंसी नंबर होते हैं, इमरजेंसी कॉल। ठीक है, जो मेडिकल की इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह जैसे हो गई आपकी, जैसे एम्बुलेंस हो गया, या फिर कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया जैसे उससे। ठीक है, अब है कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया जैसे उससे कर सकते हैं, एम्बुलेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पास में जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह है उसमें भी आप सर्च करके नंबर निकाल के आप कॉल से कर सकते हैं। गूगल पे सब कुछ सेवा उपलब्ध रहती है, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं। तो स्टेप नंबर 4 है, अब आ गया आपका मेन पॉइंट। स्टेप 4 है, स्टेप 4 है स्टार्ट द कंप्रेशन। अब आपको स्टार्ट दी कंप्रेशन, कंप्रेशन के लिए आपको स्टार्ट होना है। ठीक है, स्टार्ट दी कंप्रेशन। ठीक है, तो उसमें इसका एक मेथड होता है, जैसे ABCCAB कई लोग बोल देते हैं, लेकिन सही करेक्ट मेथड होता है CAB। ये ट्रिक है आपको सही कंप्रेशन कर सिखाने की, ठीक है, लर्न करने की। तो सही मेथड होता है वो होता है CAB। तो CAB क्या होता है, जैसे C4 होता है कंप्रेशन, A4 होता है एयरवे, और V4 होता है ब्रीथिंग। CAB के ऊपर ही पूरा काम करना रहता है। ठीक है, CAB BA के ऊपर बेसिकली पूरा काम चलता है। तो इसमें कंप्रेशन, अब कंप्रेशन किस जगह पे देना है, किस पोर्शन पे बॉडी में, किस पोर्शन पे किस जगह पे देना है। ठीक है, जैसे इसमें भी रीजन होते हैं कि थोरेक्स रीजन में देना ही है आपको, और थोरेक्स रीजन में भी कहाँ पे देना है। ठीक है, जैसे नीव पे सेट कर लेंगे।
जैसे ये आपकी स्टर्नम हो गई, स्टर्नम हो गई, जैसे प्लेटफॉर्म होती है एक सामने, ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, जो सिलेंड्रिकल शेप आपकी क्लेविकल होती है, लेफ्ट एंड राइट सिलेंड्रिकल शेप क्लेविकल होती है, तो उसी से अटैच ऊपर क्लेविकल अटैच रहती है। तो सामने इसी को ब्रीस्ट बोन बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रीस्ट के वेंट्रल साइड पाई जाती है, ठीक है, थोरेसिक के। तो डोर्सल साइड क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी आपकी, स्पाइनल वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तो इसमें भी इसके पोर्शन होते हैं क्लेविकल के, सॉरी इसके, इसके क्या नाम है, स्टर्नम के, ठीक है। तो स्टर्नम के, जैसे ये स्टर्नम, स्टर्नम का नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे यहां से और यहां, तो इसको बोलते हैं जिफॉइड। स्टर्नम का जिफॉइड पोर्शन होता है, जो उसका जो पार्ट होता है जिफॉइड पार्ट पे। तो हार्ट भी आपका यहीं लोकेटेड रहता है, हार्ट भी आपका यहीं लोकेटेड है, ठीक है, जिफॉइड पोर्शन पे। तो ये होता है 1/3, 1/3 और है 2/3, लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे टिल्ट होता है ज्यादा, लेफ्ट साइड तरफ ज्यादा होता है। तो आपको इसी जिफर्ड प्रोसेस पे स्टर्नम के, ठीक है, जिफर्ड प्रोसेस पे जो जिफर्ड पोर्शन होता है इसका, स्टर्नम का, यहाँ से जिफर्ड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहीं पे उसमें कंप्रेस करना रहता है, ठीक है, हैंड से। और वो भी पाल्म जो रीजन होता है, पाल्म ये वाला रीजन होता है, इससे पुश करना अडल्ट के लिए। तो उसमें इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे बेबी के लिए अलग किया गया है, इन्फेंट्स के लिए अलग किया, अडल्ट के लिए अलग किया। अडल्ट के लिए जो आपका पाल्म रहता है बेसिकली इसी से देते हैं अडल्ट में, ठीक है। तो कंप्रेशन के कुछ रूल होते हैं, कंप्रेशन कहाँ देना है, ठीक है। तो हमने ये बता ही दिया इसी इसी के, जैसे मुझे इसमें पॉइंट है, पेशेंट को क्या करना है, आपको पेशेंट को पहले, जैसे आप फॉर्म के गद्दे रहते हैं, तो उस पे अगर आप दे रहे हैं सीपीआर, तो उसमें फॉर्म का गद्दा भी कुछ अपना दबाव लगाएगा, क्योंकि वो फॉर्म का बना रहता है। तो हो सकता है हाफ आपका जो चेस्ट का कंप्रेशन वो ही ले जाए अपने अंदर। तो इसलिए पेशेंट को किसी फ्लैट जगह पे, ठीक है, फ्लैट जगह पे ही, उस फ्लैट सरफेस एरिया पे ही उसको लेटाना है आपको, ठीक है। वो भी सुपाइन पोजीशन, जो आपकी क्या नाम है वर्टिब्रल होती है, स्पाइनल डोर्स बेंट डोर्सली, सॉरी डोर्सली ये पोर्शन है आपका चेस्ट पीछे, पीठ वाला। और वेंट्रली ये, तो डोर्सली साइड ही उसको लेटाना है, सरफेस एरिया जो कॉन्टेक्ट है डोर्सल साइड का, ठीक। तो पेशेंट ऑलवेज लाइज इन फ्लैट सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो हम आपको बताए थे अभी पीछे, जिफॉइड, जिफॉइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्ट कंप्रेस,
ठीक है, कंप्रेस करना है जो कि जिफॉर्ड पोर्शन होता है, ठीक है, उसका जो कि ये उसका रहता है स्टर्नम का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज ऑलवेज कीप द बोथ हैंड की आपको रखने हैं लॉक एस स्ट्रेट। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कीप द बोथ हैंड, तो इसमें आपको करना है कि आपका जो मूवेबल हैंड होता है, जो राइट से ही आप काम कर पाते हैं अच्छे से, तो लेफ्ट को नीचे रखना है और राइट को ऐसे लॉक करना है स्ट्रेट। ये वाला तो स्ट्रेट रहेगा, ये आपको लॉक करना है। तो यही पॉइंट कह रहा है लॉक एंड स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें कंप्रेशन कितने देने बता दे अभी पीछे कि इसमें भी कैटेगराइज किया गया एज के हिसाब से, ठीक है, बेसिस ऑन द एज। कंप्रेशन कैटेगराइज बेसिस ऑन द एज, एज के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे अब इसमें अडल्ट के लिए जैसे चिल्ड्रन और है इन्फेंट्स। इसे कंप्रेशन करना है अडल्ट के लिए 30:2, ठीक है। इसमें क्या करना है, 30 मतलब होता है 30 आपको कंप्रेशन देना है ऐसे पुश करके, ठीक है, कंप्रेशन देने हैं, और 2 आपको ब्रीथ देनी है। 30 कंप्रेशन मतलब 15 कंप्रेशन किए फिर एक ब्रीथ दी, और 15 के एक फिर एक ब्रीथ दे दी, ऐसे करके 30 कंप्रेशन 30 हो गए आपके इसमें कंप्रेशन, और 2 ब्रीथ, ठीक है। 30 कंप्रेशन के बाद ही आपको दो ब्रीथ दे देनी है। अब जैसे चिल्ड्रन है, ठीक है, मोर देन जैसे 1 ईयर 2 ईयर, मोर देन 1 ईयर से आ जाएगा उसका एज। तो इसमें चिल्ड्रन में है, इसमें भी 30:2, जैसे अगर 1 रेस्क्यूअर है तब 1 रेस्क्यूअर है, फिर उसकी मजबूरी है, ठीक है, 1 रेस्क्यूअर है तो रेस्क्यूअर है तब आपको 30:2 देनी है, ठीक है। तो अब इसमें भी जैसे 30 कंप्रेशन हो गया, 2 ब्रीथ हो गई। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तब 2 हैं तब आपको देना है 50:2, ठीक है। इसमें 15 टाइम अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो आपको 15:2 देनी है, ठीक है। 15 बार कंप्रेस करना है और 2 बार ब्रीथ देनी है, अगर 2 हैं तो बचाने वाले। अब है इन्फेंट्स, बच्चों में देख कितनी बार देनी है, न्यूबॉर्न होगी जो लेस देन 1 ईयर होते हैं,
3:1। इसमें 3 कंप्रेस करना है, कंप्रेस के बाद 1 ब्रीथ देनी है, ब्रीथ देनी है, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ कंप्रेशन। डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। कितने डेप्थ तक का कंप्रेशन को, मतलब छाती को आप दबाएंगे, ठीक है। तो इसमें डेप्थ ऑफ कंप्रेशन में, इसमें भी एज के हिसाब से कैटेगराइज किया है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन को भी एज के हिसाब से कैटेगराइज किया है, ऑन द बेसिस ऑन द एज कैटेगराइज। बेस्ड ऑन द एज। तो अब इसमें जैसे अडल्ट, बेबी और इन्फेंट्स, तो अब अडल्ट, अडल्ट में कितनी डेप्थ तक देनी है? अडल्ट के लिए है 2 से 2.5 इंच, ठीक है। इसको डेप्थ देनी है, नीचे तरफ पुश करना है, ठीक है, चेस्ट को कंप्रेस करना है यानी। और है बेबी को। अब बेबी को जैसे चिल्ड्रन, इसको चिल्ड्रन एज में जाएगा, जैसे 1.5 टू 2 इंच, इसको कंप्रेस करना है डेप्थ। अब जैसे इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में 0.5 टू 0.75 इंच तक ही आपको डेप्थ देनी है, ठीक है। अब कंप्रेशन कितने देने हैं 1 मिनट में? तो इसके लिए स्पीड और कंप्रेशन होता है स्पीड ऑफ कंप्रेशन हंड्रेड टू 120 पर मिनट, ठीक। 100 से 120 कंप्रेस करना है पर मिनट, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अडल्ट के लिए कितना हैंड यूज करना है आपको। अडल्ट के लिए इसको भी कैटेगराइज किया है, चिल्ड्रन के लिए 1 हैंड जैसे यूज करते हैं, और न्यूबॉर्न बेबी के लिए 2 हैंड्स नहीं, सॉरी, एक या फिर थंब या फिर फिंगर, ठीक है, यूज करते हैं इन्फेंट्स के लिए। तो जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि जो आपका लेफ्ट हैंड रहता है, जो इनएक्टिव रहता है, जैसे ये राइट हैंड एक्टिव है, सब कुछ आप अच्छे से कर सकते हैं, तो इससे प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लॉक कर लेना है, और इसके पाल्म जो हैं, ठीक है, जो हथेली बोलते हैं, इससे कंप्रेस करना है। तो ये तो करना है आपको एक अडल्ट में,
और इन्फेंट्स में आपको सिर्फ करना है टू, जैसे ये आपके जो टो हैं, ठीक है, टो नहीं सॉरी, जो क्या नाम है इसको बोलते हैं, थंब, सॉरी थम्स बोलते हैं, जैसे अंगूठे को है थम्स बोलते हैं, थम या फिंगर, ठीक है, दो फिंगर। और जो चिल्ड्रन रहते हैं उसमें एक वन हैंड यूज कर सकते हैं आप अपना, ठीक है, वन हैंड यूज करेंगे, ठीक है, या फिर बोथ कर देंगे, बोथ करेंगे तो स्लोली करेंगे, ठीक है। जैसे अडल्ट के लिए अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। जैसे अडल्ट में करेंगे बोथ हैंड्स, ठीक है, और चिल्ड्रन में करेंगे वन हैंड और बोथ, ठीक है, बोथ भी कर सकते हैं। तो इन्फेंट्स में करेंगे यूज ओनली टू थंब और टू फिंगर्स, ओके। अब है C4। ये C4 तो हो गया कंप्रेशन रेट वाला, जो हार्ट बीट करना कंप्रेस करके। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है CAB, जो बताया कि आपको, जैसे CAB, तो उसका अब आ गया ए, ठीक है, ए फोर होता है चेक एयरवे, चेक एयरवे। तो चेक एयरवे में क्या करना है, चेक एयरवे पेटेंसी, ओके। और ओपनिंग माउथ मेथड, यही चेक करना है आपको, ओपनिंग माउथ मेथड, ठीक है, मेथड। तो उसमें क्या करना है आपको, हेड को टिल्ट करना है सीधा, एकदम ऐसे, ठीक है, हेड को टिल्ट करना है, ठीक, टिल्ट करना है। और चिन है जो, हेड को टिल्ट करना है, और जाव को थ्रस्ट करना है, जैसे ऐसे करके सीधा करना है उसको, ठीक है। तो इसमें रहेगा हेड आपका, हेड एंड जा। तो हेड को तो आपको करना है टिल्ट, ठीक है, चिन को लिफ्ट करना है, और जा को करना है थ्रस्ट मैन्युवर, जो कि जॉ ओपन करना पड़ेगा आपको, माउथ ओपनिंग मेथड है, ओपनिंग करना पड़ेगा, जा को ओपनिंग करना पड़ेगा, ओपनिंग मेथड है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हेमिलिच मूवमेंट,
हेमिलिस मूवमेंट क्या होता है?